जय हिंद बच्चों। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच, नई जर्नी, नया दुनिया होगा आज से आपके लिए, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये मैथ्स नहीं है यार, इमोशन है इमोशन। आने वाले लेक्चर में ना आपको मूवी की तरह मजा आने वाला है। एकदम आसान मैथमेटिक्स है, पूरे जेईई सिलेबस में इससे ज़्यादा आसान मैथ्स के अंदर कुछ नहीं है। और मज़ेदार बात क्या है कि जेईई मेंस में 30 में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपने ढंग से लेक्चर अटेंड किए, सिर्फ आपने मॉड्यूल कंप्लीट किया ना, तो ट्रस्ट मी 5 के 5 क्वेश्चंस आप सही करके आओगे। अरे नोट्स से क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस में। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है यार, इसको तो आप ढंग से करो एकदम, ठीक है। आज से एक नई शुरुआत करो। आपने पीछे के चैप्टर्स कंप्लीट किए नहीं किए, भूल जाओ ये सब। आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस समझ आ रहा है। इसके अंदर हमें टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं होंगे। कौन कौन से? पहला होगा हमारा जो चैप्टर, दैट इज पॉइंट। फर्स्ट चैप्टर हमारा है पॉइंट, है ना, जो आज ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। सेकंड होगा स्ट्रेट लाइन। सेकंड चैप्टर होगा हमारा स्ट्रेट लाइन। और आप देखोगे ना तो ज़्यादातर किताबों में पॉइंट और स्ट्रेट लाइन अलग अलग नहीं मिलेगा आपको। पहला ही चैप्टर स्ट्रेट लाइन मिलता है। पर मेरा मानना है कि स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को ढंग से करने के लिए इसके बेसिक चीज़ों को हम पॉइंट के अंदर पढ़ लेंगे। और स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब तक स्ट्रेट लाइन की ढेर सारी कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी जान रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग चैप्टर नहीं है, बस हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। हमारा मॉड्यूल जो है वो अलग अलग है, ठीक है। थर्ड चैप्टर हमारा होगा सर्कल। सर्कल नेक्स्ट पैराबोला, उसके बाद एलिप्स एंड एट लास्ट हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक है। और ये जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है ना, इनको कोनिक सेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों, तो ये हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे, देखेंगे। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो कोनिक सेक्शन के अंदर तो इन चारों टॉपिक को कवर किया गया है ना, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला को, ठीक है। तो ये टोटल हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं, ओके। 6 मॉड्यूल आपको मिलेगा, इनको कंप्लीट करो और जेईई मेंस के 5 क्वेश्चंस अपने मुट्ठी में करो, ठीक है ना। तो चलिए इन पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। हालांकि आपको बेसिक आइडिया है इसका 10th और 9th में ही थोड़ा बहुत आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने को मिल गया था, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था कोऑर्डिनेट का। और 10th में तो आपने कुछ डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह किया भी था, याद है ना? नहीं याद है? अच्छा कोई बात नहीं, कोविड वाले बच्चे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम एकदम बेसिक से, एकदम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ना, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले आप जो ज्योमेट्री पढ़ते थे क्लास 7th 8th में, इवन 9th 10th में भी आपने पढ़ा है ना। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सब जो आपने पढ़ा है ना, इनके कॉन्सेप्ट याद है क्या? अच्छा, उनके छोटी छोटी बातें कि सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये सब बातें नहीं पता है, भूल गए हो, कोई बात नहीं। मैं आज एक पीडीएफ अटैच करने वाला हूं, ऐप पर डाउनलोड कर लेना होगा। और जो भी ज्योमेट्री आपने 7th 8th 9th में पढ़ा था उनको यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोला जाता है ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री की जो भी बातें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उनको मैं पीडीएफ के फॉर्म में समअप करके ऐप पर डाल दूंगा, डाउनलोड करके उनको एक बार देखिएगा, ठीक है ना। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में क्या होता था कि फिगर को ऐसी रैंडम नाम दे दिया जाता था कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल पीक्यूआर है, लाइन L1 है, L2 है। रामलाल के लिए लाइन L1 L2 कोई और होता था, श्यामलाल के लिए L1 L2 कुछ और हो जाता था, है ना। लाइन या ज्योमेट्रिकल फिगर का कोई यूनिक आईडी नहीं होता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर। L1 जब तक हम देखेंगे नहीं फिगर पर, पता नहीं चलेगा L1 कैसा है। सर्कल को जब तक हम देखेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा वो सर्कल कैसा है। लेकिन फर्स्ट टाइम एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेने डेकार्ट्स, है ना। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। फर्स्ट टाइम रेने डेकार्ट्स ने क्या किया ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन, इन्होंने बोला कि भैया ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, ज्योमेट्रिकल फिगर को हम एक उनकी अपनी पहचान देना चाहते हैं, उनकी अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं।
विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। उन्होंने क्या किया कि ज्योमेट्री को पढ़ने का नजरिया ही बदल दिया, तरीका ही चेंज कर दिया। ज्योमेट्री को विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले जो मैथमेटिशियन थे, जो उनका नाम था रेने डिकार्ट, उन्होंने बोला कि भैया अब हम ज्योमेट्रिकल फिगर को ऐसे रैंडम नाम दिया नहीं करेंगे, है ना। इनका एक यूनिक आईडी होगा विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। और समझ आ रहा है क्या? इनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन एल्जेब्रिक, सर पल्ले नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं, सब्र करो, है ना। ज्योमेट्री को एल्जेब्रा के हेल्प से जिस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। और एल्जेब्रा के हेल्प से दैट मीन्स क्या कि ज्योमेट्रिकल फिगर को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया करेंगे। समझ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। ये देखिए, आप इसको पहचानते हो 2x + 3y + 4 = 0। ये क्या है? आप कहेंगे सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बिल्कुल ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। और याद करो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th में क्या रिप्रेजेंट करता था? स्ट्रेट लाइन। बात समझ रहा है क्या? और ये जो इक्वेशन है ना, ये एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम ये चैप्टर पढ़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका डायरेक्शन फिक्स है, इसका स्लोप फिक्स है। ये स्लोप क्या होता है ये सब आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। किसी भी बच्चे को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानता है, अगर ये इक्वेशन दोगे तो वो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर देगा। हालांकि आपने प्लॉट भी किया है, याद करो, x एंड y ऐसे लेकर के। बात समझ रहा है क्या? तो ये क्या है? आईडी ही तो है किसका? एक स्ट्रेट लाइन का, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन का आईडी है। अगर यहां पर मैं कोई और इक्वेशन ले लेता हूं, यहां पर मैं 3x - 4y + 7, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन चेंज हो गया। ये कोई और स्ट्रेट लाइन है, ये कोई और स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये सबके लिए वही है। ऐसा नहीं है कि राम को देंगे तो कोई और यहां इसको प्लॉट किसी और तरीके से करेगा और श्याम किसी और तरीके से करेगा। नहीं, रामलाल, श्यामलाल सब एक ही तरीके से प्लॉट करेंगे इस लाइन को, और इसको दूसरे तरीके से। सबके लिए दोनों लाइन सेम है। बात समझ रहा है क्या? रैंडम आईडी नहीं है। बात समझ रहा है? वैसे ही जब और आगे सर्कल पढ़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि x² + y² दिस इज इक्वल टू 4। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, जो कि है ना, जिसका सेंटर जो होगा ना वो ओरिजिन होगा, सेंटर ओरिजिन होगा, और रेडियस कितना होगा? 2 यूनिट होगा। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही पैराबोला का अपना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, एलिप्स का इक्वेशन होगा, हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। बात समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है ना? तो देख लो, ज्योमेट्री को अलजेब्रा के हेल्प से हम पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री और अलजेब्रा को हमने मिक्स कर दिया। तो आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम क्या करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, अभी के लिए जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं वो है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन के अंदर हम पढ़ेंगे, है ना। और हो सकता है कुछ बच्चों को ये 1D 2D 3D कंफ्यूज करता होगा, है ना। ज्यादातर बच्चे तो इसको समझते होंगे कि 1D का मतलब क्या होता है, समझते हैं ना। चलिए समझ देख लेते हैं एक बार। 1D का मतलब है कि आप किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जैसे ये ओरिजिन है, आप या तो पॉजिटिव एक्स में जा सकते हैं या फिर नेगेटिव एक्स में, है ना। इधर इनफाइनाइट तक आप मूव कर सकते हो और इधर -इनफाइनाइट तक। अगर आप 1 यूनिट मूव किए तो इस पॉइंट का जो नाम होगा 1 होगा। 2 यूनिट 2, ऐसे अगर इधर जा रहे हैं तो -1 -2। बात समझ रहे हैं क्या? किसी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए 1 डायमेंशन में सिर्फ एक नंबर यूज में लिया जाता है ना। ये जानने वाली बात है। कितना नंबर? 1 नंबर। आपने -1 बोल दिया, मतलब कि हम ओरिजिन से, है ना, ये क्या है? ओरिजिन से नंबर लाइन ऐसा ही तो होता था। नंबर लाइन क्या है? 1 डायमेंशनल सिस्टम होता था। ओरिजिन से हम 1 यूनिट क्या लेफ्ट में गए हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किए हैं। बस वैसे 2 -2 का मतलब क्या? ओरिजिन से 2 यूनिट लेफ्ट में मूव किए हैं। 2D में क्या होगा? 2D में कि हम 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक्स में भी चल सकते हैं और वाई में भी चल सकते हैं। समझ आ रहा है?
हम एक्स में भी और वाई, मतलब इस प्लेन में जितनी भी पॉइंट्स होंगी उन सबको हम कवर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट तक। इधर एक्स में चल दिए, वाई में चल दिए, इस पॉइंट तक पहुंच गए। इसीलिए 2D में किसी पॉइंट के लोकेशन बताने के लिए हमें पेयर ऑफ नंबर्स, 2 नंबर है ना यूज में लेना पड़ता है, 2 नंबर है ना। यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपने जो पढ़ा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये वो क्या होता था, किसी पॉइंट का नाम ही तो होता था, है ना। वैसे ही 3D में, 3D हालांकि अभी हमें नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, लेकिन हम इसको 12th में पढ़ेंगे। ये हमारा 12th का पार्ट है कि 3D में क्या होता है। 3D में हम 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, है ना। ये इसको हम y ले लेते हैं और इसको x, कि ये x में चले, y में चले, और ये देखो z में। समझ रहा है क्या? अब मजबूरन हमें 2D में दिखाना पड़ रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि हम स्पेस में मूव कर सकते हैं, x में, x से y में, या फिर y से अगर z में तो इस बोर्ड में रहे, और z से फिर x में निकल गए तो हम हवा में आ गए, है ना। तो ये तो अभी 12th का पार्ट है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा जो 11th में डिस्कशन होगा, जो भी हम 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं पॉइंट से लेकर के हाइपरबोला तक, वो 2D प्लेन के अंदर पढ़ेंगे। मतलब जो भी हमारे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बनेंगे, इसी बोर्ड के प्लेन में बनेंगे। आई होप समझ आया होगा। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, है ना, बहुत खूबसूरत, मजेदार, जिसका नाम है पॉइंट। पॉइंट, है ना, इसको हम लोग टोटल 7 लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। फर्स्ट लेक्चर आज होगा, इसके बाद हम 6 लेक्चर और पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इसका जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा वही एकदम बेसिक, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एकदम बेसिक से, है ना। आप भूल जाओ कि 9th और 10th में आप कोऑर्डिनेट पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, ना, भूल जाओ, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसमें, है ना। 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, नहीं क्या, 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। इसमें इस हॉरिजेंटल वाली को x और वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस बोलते हैं, है ना। और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। और प्लेन में कहीं भी पॉइंट होता था, ये पॉइंट P है ना, और इसका अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना है, इस पॉइंट का नाम बताना है, तो हम क्या करते थे, 2 नंबर यूज में लेते थे, है ना। ये ऐसे 3,4, 4,5 ऐसा होता था ना। अब ये जो पेयर ऑफ नंबर्स होते थे, ये क्या होते थे, याद कीजिए। आपने याद किया होगा कि अगर हम x के डायरेक्शन में अल्फा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, चलना पड़ रहा है, और फिर y के डायरेक्शन में या फिर y के पैरेलल डायरेक्शन में हमें बीटा चलना पड़ रहा है, तो फिर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था, अल्फा कॉमा बीटा, नहीं क्या। पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 3,4 है, x कोऑर्डिनेट अल्फा तो अल्फा, 3 तो 3, y कोऑर्डिनेट बीटा तो हम y में बीटा चलेंगे, y के पैरेलल, है ना, और 4 है तो 4। अच्छा, ये अल्फा x कोऑर्डिनेट है और बीटा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का एक टेक्निकल नाम भी होता था, याद करो, याद है। x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोला करते थे, नहीं, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, नहीं। और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कौन एब्सिसा कौन ऑर्डिनेट। तो देखो, कोऑर्डिनेट में बाद में ऑर्डिनेट आता है ना, इसलिए बाद वाला क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा, बाद वाला ऑर्डिनेट ना, y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल। x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम चल रहे हैं वो x कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन के में या y के पैरेलल जो चल रहे हैं वो y। लेकिन हम ऐसे याद नहीं रखेंगे, हम लोग क्या याद रखेंगे कि आप देखो ना, जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट के बराबर, और यही डिस्टेंस तो ये है ना, तो ये हम कह सकते हैं क्या कि ये y एक्सिस से डिस्टेंस है, कह सकते हैं ना। तो अब हम उल्टा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, है ना, d पर, ऐसे जहां मैं d परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस नोटेशन का मतलब होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, किसी पॉइंट का जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। 3,4, अगर ये 3,4 पॉइंट है, तो 4 जो होगा ना वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस किसके बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस किसके बराबर, किसके बराबर, x कोऑर्डिनेट के बराबर। उल्टा याद रखेंगे हम लोग, नहीं क्या, देख रहे हैं आप, है ना। x में और y में चल रहे, वो भूल जाओ। किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये पॉजिटिव हो सकता है, सेकंड थर्ड में होगा तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे,
समझ आ रहा है ना, क्या करेंगे, मॉडल लेंगे। तो अच्छा सर, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो गया, ये लो जी, अल्फा डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, एम पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस पर है ना, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता करो। वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होता है? एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, यही है ना एक्स कोऑर्डिनेट इसका। तो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? अल्फा। अल्फा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0। ये लो जी, अल्फा कॉमा 0। और ये भी जानते हैं, अगर ये बीटा हो गया, यहां पर कोई पॉइंट एन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कॉमा बीटा। कोई दिक्कत है क्या? मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस पर कौन 0? वाई 0। एक्स एक्सिस पर वाई 0 और वाई एक्सिस पर एक्स 0। ये याद रखना है, ये याद रखना है। समझ आ गया ना? अच्छा, इसके बाद आपको क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई है ना, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, तो इसको है ना पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं क्या? उसके बाद नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई, तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई है तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई तो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। एंड पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। समझ आ रहा है ना? तो ये है क्वाड्रेंट का चक्कर, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें? उल्टा याद रखो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, पहला बात। दूसरा बात, एक्स एक्सिस पर कौन 0? वाई 0। एक्स एक्सिस पर कौन 0? वाई कोऑर्डिनेट 0। वाई एक्सिस पर कौन 0? एक्स 0, है ना? ये दो बातें ध्यान रखनी है। और तीसरी वो तो आप पहले से जानते हो, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर क्या 0 है? एक्स एक्सिस पर वाई 0 है ना, इस पर जो भी पॉइंट मिलेगा है ना, जो भी पॉइंट मिलेगा 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 ऐसे -1,0, मतलब एक्स एक्सिस पर वाई 0, इसीलिए एक्स एक्सिस का नाम ही ना वाई इक्वल टू 0 रख दिया गया। देखो समझो, धीरे धीरे हम थोड़ा बहुत ना बर्दाश्त करेंगे इस चीज को। ये y इक्वल टू 0 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समझो इस बात को। y इक्वल टू 0 एक लाइन है, कौन सा लाइन? एक्स एक्सिस। इस पर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, लेकिन y तो 0 ही होगा। वैसे ही अगर मैं y इक्वल टू समथिंग कॉन्सेप्ट लिख दूं, y इक्वल टू 3 लिख दूं, तो भैया ये x के पैरेलल लाइन होगा, समझो इस बात को। यहां पर ना 3 यूनिट डिस्टेंस पर ओरिजिन से है ना एक्स एक्सिस के ये पैरेलल लाइन होगा, किधर? ऊपर। क्योंकि देखो इसका इसका इस पर यहां ये क्या होगा? 0,3, यहां पर 1,3, ऐसे 2,3, समझ रहा है क्या? इस लाइन के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 होगा, इसलिए इस लाइन का ही नाम रख दिया y इक्वल टू 3। और वैसे ही अगर नीचे चले गए, मान लीजिए 2 यूनिट डिस्टेंस पर, तो इसका क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -2, क्योंकि हम नीचे गए हैं। यहां पर क्या होगा? 0, -2, फिर 1, -2, 2, -2, 3, -2। समझिए इस बात को, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट, ध्यान रखो ऐसा। भैया ये एक लाइन का इक्वेशन है, याद रहेगा। आगे चल के इस पर डिटेल में बात होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो अभी दिख रही हैं उनको भी हम डिस्कस करते चलते हैं। y इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है ना? अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके पैरेलल? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव हुआ तो एक्स एक्सिस से उतना यूनिट ऊपर होगा, नेगेटिव हुआ तो उतना यूनिट नीचे होगा, और खुद 0 हो गया तो देखिए ना क्या हो जाएगा? 0 हो गया तो खुद एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, आज से याद रखना है। वैसे ही आप समझ गए होंगे कि y एक्सिस पर कौन 0 होता है जी? y एक्सिस पर कौन 0? x 0।
वाई एक्सिस पर x0 मतलब कि y एक्सिस का इक्वेशन जो होगा ना वो x इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर पैरेलल का बात करेंगे हम, पैरेलल का, ये लो, अगर हम इधर 3 यूनिट चले गए तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3, और इधर चले गए तो x इक्वल्स टू, मान लो ये 2 यूनिट पीछे चले गए तो क्या हो जाएगा, -2। तो जो x इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल, पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल्स टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो राइट में होगा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में होगा, जीरो हो गया तो खुद y एक्सिस ही होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो देखिए, एक तो आप क्या याद रखना है, पहली बार में हमने बोला कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के बराबर, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के बराबर। उल्टा याद रखना है, x एक्सिस पर कौन 0, y 0, y एक्सिस पर कौन 0, x 0। उल्टा याद रखना है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू के, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू के। यहां भी उल्टा याद रखना है, उल्टा होगा सब कुछ। और देखो, जब हम x के पैरेलल मूव करते हैं, तो देखिए ध्यान से, क्या कांस्टेंट हो रहा है, उसी y इक्वल्स टू वही कांस्टेंट तो है। देखिए यहां पर 0, -2, इसका क्या आएगा, -1, 1, -2, 2, -2, 3, -2। मतलब इस लाइन पर हम मूव करेंगे, x के पैरेलल मूव करेंगे, तो उस लाइन के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -2 बनने वाला है, जो कि उसका इक्वेशन कहला रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? वैसे ही अगर हम x के पैरेलल मूव करेंगे, ये देखो 3 यूनिट पर है ना, तो ये 3,0, 1 यूनिट ऊपर चले गए तो 3,1 ऊपर चले गए, 3,2, 3,3, ऐसे नीचे जाएंगे तो 3,-1। समझ आ रहा है ना? सॉरी, थोड़ा गला खराब है। ये -3,0 ऊपर, -3,1, -3,2। समझ रहे हैं? तो ये देखो ना, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब हम x के पैरेलल मूव करते हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, और जब हम y के पैरेलल मूव करते हैं तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। समझ आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रहेंगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। चले कुछ क्वेश्चन ले, ओके, देन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या कह रहा है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम x एक्सिस, सेकेंड पार्ट में y एक्सिस, एंड थर्ड पार्ट में फ्रॉम ओरिजिन, है ना। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आप क्वेश्चन एक बार कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करें, पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद आगे के वीडियो का सॉल्यूशन देखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -3,4। पहले तो आप ये बताइए, है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, -3,4 किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका हम लोकेशन बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये लीजिए, ये y एक्सिस है ना, दिस इज x एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, ये है कहां पर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस, है ना। फिर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस, और उसके बाद ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, दिस इज OP, है ना। ये मान लेते हैं दिस इज PM और दिस इज PN। पहले बताओ PM डिस्टेंस कितना होगा? PM डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर? सर y कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर, है ना, y कोऑर्डिनेट के बराबर। y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर? यहाँ पर कितना है y कोऑर्डिनेट? 4 है सर, 4 है, ये लीजिए 4। y एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर? x कोऑर्डिनेट के बराबर, है ना। तो -3 नहीं, डिस्टेंस तो 3 होगा ना, मॉड। समझ आ गया? तो पहला का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर 4 यूनिट, सेकेंड का आंसर 3 यूनिट, एंड थर्ड का आंसर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है ना, ये वाला OP डिस्टेंस। तो देखो ना, जब ये 3 है, हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, लेकिन अभी है ना बेसिक एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हम जानते नहीं है। ये 4, ये 3, तो ये भी 3। अब ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना आएगा? √4² + 3² कितना हो जाएगा? 4² + 3², 25 का √5 यूनिट होगा। समझ आ गया ना? क्लियर हो रहा है क्या?
तो 4, 3 एंड 5 ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अटेम्प्ट कर लिए थे, सही आंसर है बिल्कुल। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट एंड देयर कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम 3, 4 इज 5 यूनिट। क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 4 इज 5 यूनिट। अटेम्प्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। चलिए देखते हैं ये जो पॉइंट है, पहले तो ये बताइए कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लेते हैं ये पॉइंट P है 3, 4 और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का कुछ बात कर रहा है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये बोला है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, जिसका डिस्टेंस कितना हो 5 यूनिट हो। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो आप कहेंगे सर मिनिमम डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है और वो 4 होगा। ऐसा एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि 4 यूनिट से कम डिस्टेंस पर है P से। मान लेते कि ये पॉइंट जो है ना R है, Q है, Q का ही डिस्टेंस P से 4 यूनिट होगा, बाकी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स इधर कोई भी पॉइंट्स ले लेंगे तो वो जो होगा 4 से बड़ा होगा, इधर कोई पॉइंट्स ले लेंगे है ना, मान लेते ये R है, ये S है, तो ये 4 से बड़ा होगा। बस समझ रहा है क्या, 5 यूनिट का बात किया, इसका मतलब कि वो इधर या फिर इस साइड हो सकता है, समझ आ रहा है ना, ये 5 हो सकता है, ये 5। तो अब हमें क्या करना है, ये तो समझ आ गया कि ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस 4 था। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस कितना था 4 था, और कितना यूनिट वाला चाहिए 5 यूनिट वाला, तो इधर ही होगा या फिर इधर होगा। समझ आ रहा है ना। तो आंसर तो पहला 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स 2 पॉइंट्स है ना। 5 यूनिट का डंडा लेंगे तो पॉइंट P से इधर टच कर सकता है, इधर टच कर सकता है, ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो S एंड R इनका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले तो हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। Q का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 5 और ये 4 है तो ये तो साफ साफ 3 दिख रहा है, ये साफ साफ 3 दिख रहा है ना। अगर इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो हम R भी निकाल सकते हैं, और इसमें क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर ही तो पॉइंट निकालना है। बात समझ आ रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले Q का कोऑर्डिनेट। Q का कोऑर्डिनेट कैसे सर, चूंकि PQ जो है ना, PQ ये देखो Y के पैरेलल है, और जब हम Y के पैरेलल मूव करते हैं तो हमारा एक्स चेंज नहीं होता है, मतलब P पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही Q पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। समझो। और Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर तो Y ऐसे ही 0 होता है, तो Y कोऑर्डिनेट 0 होगा। Q का कोऑर्डिनेट 3, 0। अब Q से हमें 3 यूनिट आगे जाना है R के लिए, तो X में 3 ऐड करेंगे तो 6, 0 होगा, और S में 3 पीछे जाना है तो 3 में 3 माइनस करेंगे तो 3 - 3 0, और ये तो 0 होगा ही। मतलब यहां पर 2 पॉइंट्स आ रहे थे, कौन कौन, S एंड R। S का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 0, 0 एंड R का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 6, 0। इस तरह से बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक मैं किसी बैच में इसको कराया नहीं हूं, आप एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करना। अगर नहीं समझ आया रिपीट कीजिए, समझिए इस चीज को, समझ आ रहा है ना, क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल क्या बोला है, एक बार स्क्रीन पे पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5, 6। एकदम हलवा है, निकालो जल्दी से। क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का इक्वेशन बताइए सर, जो कि कहां से पास करता है, -5, 6 से। -5, 6 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। प्लॉट कीजिए एक बार, खुद से ड्रॉ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस है ना 5, 6। इससे पास करने वाली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही होगी सर, ये लीजिए है ना, वर्टिकल लाइन ये है ना। तो इनका इक्वेशन लिखना है, दिस इज y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस। इनका इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो सर हमें 2 लाइंस की इक्वेशन लिखनी है, एक x के पैरेलल है और दूसरा y के पैरेलल है। तो सिर्फ हमें डिस्टेंस पता करना होगा। ये डिस्टेंस बताओ कितना, ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के बराबर 6। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा,
इस लाइन का इक्वेशन, x के पैरेलल ना y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल्स टू 6 आंसर, y इक्वल्स टू 6 आंसर। समझो समझो। अच्छा ये डिस्टेंस कितना, ये 5 होगा। ये किसके पैरेलल, ये किसके पैरेलल, y के पैरेलल, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो कितना आएगा -5, y इक्वल्स टू -5 आंसर होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू 6 और सॉरी वर्टिकल लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू -5 होगा। अभी तक देखा हमने, x के पैरेलल y इक्वल्स टू k, y के पैरेलल x इक्वल्स टू k। अगर वो x के पैरेलल ऊपर है तो k पॉजिटिव, नीचे है तो k नेगेटिव, खुद x एक्सिस तो 0, y के राइट में है तो k पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो k नेगेटिव, खुद y तो 0, वही तो की है। यहां से ये डिस्टेंस कितना था, y एक्सिस लेफ्ट में नेगेटिव में, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 होता है। तो y के पैरेलल x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, लेफ्ट में नेगेटिव। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0, x के पैरेलल y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऊपर पॉजिटिव। समझ आ रहा है ना। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। एक आखिरी इस पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक बार स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन y इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 8। अटेम्प्ट करो एक बार जल्दी से। y इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू -8 से इक्वी डिस्टेंस पर एक लाइन की इक्वेशन चाहिए। 1 2 3 4 5 कर लिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी y इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 8 किनके पैरेलल, आप कहोगे सर ये तो x के पैरेलल है, x के पैरेलल लाइन से। अब पहचानने लगे हैं आप, पहचानने लगे ना। y इक्वल्स टू समथिंग कॉन्स्टेंट किसके पैरेलल, x के पैरेलल। ये लो जी, ये जो है ना 2 यूनिट नीचे होगा तो ये y इक्वल्स टू -2 होगा, और 8 यूनिट ऊपर होगा, 8 यूनिट ऊपर है ना, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, y इक्वल्स टू 8 होगा। अब इनके बीच में एक लाइन चाहिए, बीच में लाइन का इक्वेशन चाहिए ऐसा, ये। तो आप कहोगे कि सर अगर ये वाला, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस ये 10 है भैया, इसका मतलब कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, नहीं क्या। अब देखो ये 2 है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये 3 आएगा। तो जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो कि 3 यूनिट ऊपर है, इसका इक्वेशन निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा बस। या डायरेक्ट भी कह सकते थे, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो, आगे जाएगा आंसर 8 है ना। 8 प्लस में -2 बाई 3, y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, ये आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू ये 6 कितना 3 आंसर, y इक्वल्स टू 3 आंसर। समझ आ गया ना। आई होप कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड बातें सभी को समझ आई होंगी, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा दैट इज जाना पहचाना आपके लिए एकदम डिस्टेंस फॉर्मूला।